बाइक से लॉन्ग राइड करके होशियारपुर से जलंधर और फिर जलंधर से अंबाला पहुंचा था। इतनी टायरिंग जर्नी के बाद भी निशा ने उसको डायरेक्ट गेट से बुलाने की बजाय पोल पकड़कर डांस करते हुए ऊपर आने के लिए कहा था। निशा प्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी डोमिनेंस का पूरा फायदा उठा रही थी। अथर ने उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और बोला, हेलो, कहाँ खो गई? देखो मेरी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है? और उसके बाद ही मैं अपने पेरेंट्स को बुलाकर शादी के लिए तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाऊंगा। निशा के चेहरे पर क्यूरियोसिटी और डिसअपॉइंटमेंट दोनों एक साथ थी। बोल, क्या है तेरी कंडीशंस? अथर आराम से बेड पर बैठा। उसने जूते मोजे खोले और दीवार का सपोर्ट लेकर बैठ गया। फिर पास ही रखी बोतल उठाई, लेकिन उसी टाइम टेबल पर डार्क चॉकलेट भी दिख गई। अथर ने बिना पूछे चॉकलेट से एक बाइट ली। याक, ये कैसी चॉकलेट है यार, जिसमें चॉकलेट ही नहीं है? उसमें चॉकलेट एक्स्ट्रा है बेवकूफ, शुगर नहीं है। तू पॉइंट पे आ, कंडीशंस बता। अथर कटाकट पानी पी गया और फिर बोला, अब कुछ ताकत आई यार। हाँ, तो मेरी कुछ कंडीशंस है, ठीक है? फर्स्ट, शादी अंबाला में ही करेंगे, है ना? ठीक है? दिल्ली से बारात आएगी। ये तो ऑब्वियस है। रुको रुको रुको, जरा सब्र करो। हाँ, तो देखो, मुझे शादी झूठ बोलकर नहीं करनी, ठीक है? तो इसीलिए मैं अपनी सारी पास्ट गर्लफ्रेंड्स के बारे में और अपने हुकअप्स के बारे में तुम्हारे मॉम डैड को बताऊंगा। और ठीक इसी तरह तुम्हें भी मेरे पेरेंट्स को बताना होगा अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है? और उसके बाद हम दोनों प्रॉमिस करेंगे कि हम दोनों कभी भी किसी और के साथ कोई हुकअप, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कोई डेट शीट नहीं करेंगे, ठीक है? समझ गई? निशा सुन रह गई। हेलो, ओके, सुन रही हो ना? हाँ, सो नेक्स्ट, फिलहाल मेरी मॉम की तबीयत खराब है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम्हें उनकी केयर करनी होगी, ठीक है? और पापा तो फिट हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। नो वे, मुझे इसकी डिलीवरी के बाद जॉब करनी है। ओह अच्छा, तुम्हें जॉब करनी है? ओह, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, एक्चुअली हमारी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है। तुम जॉब तो नहीं कर पाओगी, बट हाँ, तुम घर से कोई छोटा मोटा काम जरूर कर सकती हो। व्हाट द फक? या एग्जैक्टली, वी आर फक्ड डार्लिंग, बट स्टिल मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस। और हाँ, वन मोर थिंग। अब क्या है? देखो डार्लिंग, बात यह है कि अभी मेरे पास जो जॉब है ना, वो मैं शादी के बाद नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब तक मुझे न्यू रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं मिल जाती, तब तक के लिए तुम्हें मिनिमम में ही एडजस्ट करना होगा। क्यों? तू जॉब क्यों नहीं कर सकता? क्या बुराई है तेरी जॉब में? देखो, अभी तक के लिए ठीक है डार्लिंग, बट शादी के बाद तुम मुझे आप करके बोलोगी। ये तू वाली बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला, समझ रही हो? और हाँ, रही बात जॉब की, तो करंटली आई एम वर्किंग एज अ मेल स्कॉट। जानती हो ना इसका मतलब क्या होता है? व्हाट? अरे क्या व्हाट? मेल नहीं समझती या एस्कॉट नहीं समझती? मैं जिगलो हूँ फिलहाल, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरे प्रोटेक्शन के साथ ही सर्विस देता हूँ। पर शादी के बाद मैं ये सब नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। पहली बार निशा की आवाज में अथर को हल्का सा डर फील हुआ। तू ये बात मेरे माँ प्योनू तो नहीं बताएगा ना? अरे ऑफ कोर्स बताऊंगा डार्लिंग, मैंने कहा तो कि मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करने वाला। तेरी बहनों और तेरे माँ पापा, उनको पता है? अरे हाँ, उनको आइडिया है, पर जब वो जानेंगे ना कि मैं ये सब काम छोड़ रहा हूँ और शादी के बाद सुधर जाऊंगा, तो दे विल बी हैप्पी फॉर श्योर, मुझे पूरा यकीन है। अथर का पैतरा काम कर रहा था। निशा सर पकड़कर बैठ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे माँ प्योनू पता लगा तो वो मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। नहीं यार, मैनू नहीं पता सी कि तू मेल रंडी है बहनचो। ना, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी शादी? तुम्हारे पेट में तो मेरा बच्चा है ना। अथर ने चट्टे दिखाते हुए जल्दी से मोबाइल का कैमरा ऑन किया और बेड पे ऐसे रख दिया कि निशा का फेस फ्रेम में आ जाए। तू उसकी फिक्र ना कर। तुझसे ब्याह करने के चक्कर में मेरा प्यो मुझे घर से निकाल देगा। ना जी ना, तू जा यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाऊं यार? आफ्टर ऑल मेरे बच्चे का सवाल है। निशा ने उचक कर अथर की तरफ देखा। अथर हल्की हल्की स्माइल कर रहा था। ओहो, अब समझी। क्या समझी? जा, तू बुला ले अपने माँ प्यो नु। जा, मैं राजी हूँ। अब अथर की हिलने की बारी थी। उसके चेहरे से स्माइल नाम की चिड़िया फुर होकर उड़ी और निशा के चेहरे पर बैठ गई। आर यू सीरियस ना? मैं सच में बुला लूंगा, सोच ले। हाँ, जा बुला। 1 मिनट,
बुलाइए, जाइए जी, वुड बी पतिदेव, ठीक है। अपने फोक्स को बुलाइए। मैं तेरी माँ की, आई मीन आपकी मम्मी की, इनफैक्ट अपनी होने वाली मम्मी जी की सेवा करना चाहती हूँ। अतर के चेहरे पर से इनविजिबल तोते उड़ने लगे। निशा को ये तोते दिखाई दे गए। वो जोर से हंसी। अब चेहरा देख। तुझे मन्नू ने ये सब सिखा के भेजा था ना? अतर कुछ ना बोला। उसने निगाह फेर ली और धीरे से मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। ओ फुद्दू, मन्नू को मैं तब से जानती हूँ जब टुन्नी हिलाना सीख रहा था, समझा? तूने मन्नू की बात के साथ साथ उसके डायलॉग भी कॉपी कर लिए। चल अब तो तुझी से ब्याह करना है मैंने। अतर इधर उधर झांकने लगा। तभी रात के सन्नाटे में रूम के बाहर से किसी के पैरों की आवाज आई। निशा ने जल्दी से अतर को बेड के नीचे छुपने का इशारा किया। उधर अतर बेड के नीचे घुस रहा था और मैं कबीर के सुंदर से वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा बाप और अतर के पापा श्री डीएलएफ के फ्लैट्स में हुए करप्शन की बातें और इन फ्लैट्स की, इन बिल्डिंग्स की बुराई इसलिए करते थे कि वो यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक बार मेरा बाप इस सुंदर से वॉशरूम में होकर आ जाता तो उसका लाइफ टाइम का कॉन्स्टिपेटेड फेस ठीक हो जाता। एनीवेज, बाप के लाइफ टाइम पर इस टाइम कमेंट करना क्रूअल जोक हो सकता था। इसलिए मैं श्रेया के पास वापस आया। बेचारी थप्पड़ खाने के बाद इतनी मासूमियत से सो गई थी कि मुझे उसकी ड्रेस पर लगी उल्टी के दाग भी डिजाइन लगने लगे। पर ऑन प्रैक्टिकल साइड मैं श्रेया को ऐसे आधे गीले कपड़ों में सोने नहीं दे सकता था। मैं पूरे हॉल में रखी कोई टी शर्ट वगैरह ढूंढने लगा। मुझे कद्दू कुछ नहीं मिला। फिर मैंने कबीर को वॉइस मैसेज भेजा। हे कबीर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई नीड अ टी शर्ट। श्रेया को ऐसे गंदे कपड़ों में नहीं छोड़ सकता यार। मैसेज तो चला गया पर डबल टिक नहीं आया। साले ने नेट ऑफ तो नहीं कर दिया? वाईफाई के टाइम में मोबाइल डेटा कौन ऑफ करता है यार। मनु आके उसका डोर नॉक करूं, पर सोचा क्यों डिस्टर्ब करना। हालांकि मेरे अंदर छुपी चुगली चाची टाइप आंटी की वजह से मुझे क्यूरियोसिटी तो बहुत हो रही थी, पर फिर मैंने ये सोचकर खुद को रोक लिया कि क्या पता लड़का अंदर मास्टरबेट कर रहा हो और मेरे डिस्टर्ब कर देने से मुझे पीट पीट कर घर से बाहर भगा देगा। अतर भी शहर में नहीं था कि मैं बैकअप बुला पाता। बेबी, fuck me, please. यार तू सपने में भी पॉनअप देख रही है क्या? बेहोशी में भी चुप नहीं हो सकती? साला मैं और अथर स्वीटी, आयशा भाभी, राधिका मैम और यहाँ तक कि मुन्नी को महा ठर की औरत समझते थे, पर आज पता चला कि अंदर से तो हर लेडी ठर की थी। बस कोई सबसे छुपा लेती थी, कोई मोस्टली छुपा लेती थी और कोई किसी से नहीं छुपाती थी। फाइनली मैं श्रेया के पास गया और उसकी ड्रेस खोली। बेहोश पड़ी श्रेया जागती हुई श्रेया से ज्यादा भरी लग रही थी। थैंक गॉड उसकी ब्रा अभी भी ड्राई थी। मैंने ड्रेस साइड में की और अपनी टी शर्ट उतार कर उसको पहना दी। मैं ही जानता था कि इस उतारने पहनाने में मेरी कितनी ताकत लगी थी। पूरी जिम ट्रेनिंग एक ही रात में वसूल हो रही थी। मैं वॉशरूम जाकर उसकी ड्रेस धोने लगा। ड्रेस रगड़ते रगड़ते मुझे हंसी आ गई। वाह बेटा पार्थिव, अच्छे पति बनने के सारे गुण आ रहे हैं तुझमें। इन फ्यूचर तेरी बीवी शराब पीकर आई तो आज का एक्सपीरियंस काम आएगा। रात के 3 बजे जब मैं फ्री होकर श्रेया के पास आया तो देखा वो सोफे पर पूरी फैलकर पेट की तरफ फेस करके खराटे मार रही थी। सोफे की शीट्स बहुत बड़ी थी। मैंने एसी तेज किया, लाइट खुली छोड़ दी और श्रेया को थोड़ा सा खिसक कर उसके साथ ही लेट गया। मैंने उसे कस के पकड़ लिया और आंख बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। ये नींद तब खुली जब क्या यार श्रेया, मैं सोफे से नीचे गिर गया। एक्चुअली मैं गिरा नहीं था, मुझे श्रेया ने लात मार के गिराया था। उसका नशा उतर चुका था। वो बहुत धीरे से बोली, सॉरी, आई थॉट कोई जबरदस्ती मुझे पकड़ रहा है। यू थॉट? सीरियसली? ये पावर है तेरे पास? तू अगर सोचने समझने की शक्ति रखती तो यहाँ ऐसे किसी रैंडम फ्लैट में नहीं मिलती। डोंट मत करना, आई एम सॉरी, मैं बहुत टेंस थी। बहुत बड़ी परेशानी थी ना तेरे सामने। ओफो, बोला ना डोंट मत कर, ऑलरेडी हेडेक हो रहा है। हैंगओवर कहते हैं इसे। नींबू पानी पिएगी? श्रेया ने हल्की से गर्दन हिलाई। मुझे पानी निकालते वक्त फ्रिज में नींबू दिखा था। मैंने टाइम देखा, 3:30 हुए थे। नींबू पानी बनाते बनाते मैंने श्रेया को सारी कहानी बता दी। 2 गिलास खट्टा पानी पीकर लड़की थोड़ी लाइन पर आ गई। अब बेटर लग रहा है। मैंने स्माइल पास की और उसके हाथ से गिलास ले लिया। सुन, मैं रुका, उसकी तरफ मुड़ा। मुझे उसकी आंखों में वो इमोजी दिखने लगा जिसमें आइस की जगह रेड हार्ट बना होता है। आई लव यू। मेरे पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगी।
मैंने जल्दी से ग्लास रखा और उसको कस के गले लगा लिया। इस बार रिस्क ना लेते हुए हम दोनों ही जमीन पर लेट गए। मैं तो थका हुआ था, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, लेकिन वो तो 5 घंटे सो चुकी थी। प्लस उसके मन में भी वही क्यूरियोसिटी डांस करने लगी थी कि कबीर ने रूम में घुसने से क्यों मना किया था। मुझे सोता छोड़ श्रेया धीरे धीरे उसके रूम पर पहुंची। डोर को धक्का दिया, नहीं खुला। कैसे खुलता, अंदर से लॉक किया हुआ था। श्रेया की क्यूरियोसिटी अभी भी शांत न हुई। उसने की होल से अंदर झांकने की कोशिश की। वो 20 सेकंड बाद ही मेरे पास दौड़ती हुई आई और मुझे हिलाने लगी। पार्थिव, चल चल यहाँ से। मैं हड़बड़ा के उठा। क्या हुआ? नींबू पानी खत्म हो गया क्या? शट अप यार, उठ जल्दी चल। मैंने उसके रूम में झांक के देखा।